Hey you guys, once again this is Shania Ali Khan once again for you right now. I am here with one of the BPSC candidate who has cleared BPSC 65th with RDO rank. RDO में आपका सिलेक्शन हुआ मैम? जी RDO। तो आज मैं मेहनाज जबी जी के साथ हूँ, यहाँ पे इनका एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जानना चाहूँगा मैम कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैंने क्लास 10th क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल से किया है, 12th भी मेरा क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल से ही रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट में था मैम? मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था और मैंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। एक क्वेश्चन सभी से यहाँ पे मैं पूछता हूँ जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से फिर इधर आते हैं, तो जब आपने एक बार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ले लिया था, कंप्यूटर साइंस ले लिया था, तो आप फिर इधर क्या आपको मतलब लगा कि इधर भी आना चाहिए? जी, एक्चुअली बीपीएससी निकालना या करना ये मेरा बचपन से ही ड्रीम था और क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी की बात होती है तो इसलिए बीटेक पहले किया, लेकिन फिर बीटेक के दौरान भी यही लगा कि नहीं, मुझे वापस से अपने मेरा जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहिए। तो इसलिए बीटेक के बाद भी मैंने कई सारे प्लेसमेंट्स मिल रहे थे, ऑफ़र मिल रहे थे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और बीपीएससी की प्रिपरेशन में फिर से लग गई। ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? एक्चुअली ये थर्ड अटेम्प्ट था। ये थर्ड अटेम्प्ट? जी, फर्स्ट जो मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था और ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ। आपको क्या लगा 2 अटेम्प्ट आपने जो दिया उसमें प्रीलिम्स तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या मतलब मिसिंग था जो थर्ड में आपको लगा कि हाँ यहाँ पे होगी? जी, मेरा फैक्चुअल जो पार्ट है वो काफ़ी वीक था, जिस पे उसके बाद मैंने वर्क किया, फैक्ट्स को याद करने की कोशिश की, उस पर इम्प्रूवमेंट किया। तो नेक्स्ट टाइम जब पीटी हुआ, तो क्योंकि पीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट 65th जब पीटी दिया तो वो मतलब कि मेरा क्वालिफाई कर गया। एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे मैम, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? जी, सबसे पहले तो यही मैं कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी पे आप बिल्कुल फोकस रहिए। 6 to 12 की एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो या फिर सोशल साइंस हो। एनसीईआरटी के अपार्ट फिर अगर मैंने काफ़ी लिमिटेड बुक्स पढ़ी थी एक्चुअली, तो आप लूसेंट है या फिर क्राउन की बुक्स है उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। कुछ नोटेड बुक्स हैं जैसे RS शर्मा 12th की क्लास की जो बुक आती है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेक्ट्रम आती है, इन सब बुक जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कितना हद तक सही है या गलत है? देखिए, अगर बुक मैटर नहीं करती है, अगर आप कोई भी एक ही बुक फॉलो करिए बट उसको एक थॉरो रीडिंग दीजिए और उसी चीज़ को बार बार पढ़िए ताकि आपको दिमाग में जो भी आंसर्स हैं वो आपके आंसर्स अच्छे बेहतर ढंग से आप प्रेजेंट कर पाएँ। अगर आप 10 किताब पढ़ रहे हैं और 10 में से 1/6 पढ़ रहे हैं, 1/5 याद रह रहा है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। एक ही बुक फॉलो करिए बट अच्छे से फॉलो करिए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप क्रेन स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हैं जी, और ग्रेजुएशन भी आपने CS ब्रांच से किया है। जी जी। तो फिर उसके बाद आपने कहीं किसी कोचिंग में प्रिपरेशन किया या सेल्फ स्टडी था? एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए ऐसे मैंने प्रिपरेशन पटना से रह करके किया है, लेकिन क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इंग्लिश में रिसोर्स मटेरियल्स नहीं मिल रहे थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। अब तो रिसोर्सेज मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी मिलते हैं, तो मैंने सेल्फ ही प्रिपरेशन की थी। और जब मेंस था उस वक्त कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी थी और जब मेंस क्वालिफाई हो गया तो इंटरव्यू में फिर मैंने मैंने बहुत सारे मॉक दिए थे। अच्छा, बहुत सारे मॉक दिए आपने। पटना में भी सुनने में जैसा आता है कि हज भवन में भी काफ़ी अच्छी से तैयारी की जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं यही कहूँगी कि हज भवन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, उनके गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। और मैंने हज भवन में भी जाकर के मॉक दिया था। काफ़ी कुछ मुझे अपने पर्सनालिटी में, अपने इंटरव्यू को लेकर के बहुत कुछ वहाँ से सुधार करने को मिला, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी हज भवन का जो इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह से जामिया में चलाया जा रहा था उसी तरह से यहाँ पे कॉपी किया गया है और गया वासी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो गया में भी इस तरह का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सिर्फ गया ही में नहीं, मैं तो कहूँगी कि बिहार के बाकी भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये होना चाहिए। और हम लोग जैसे जो एस्पिरेंट्स जो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, हम लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जो भी बच्चे होते हैं जिनके पास किसी तरह की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
या वो उतनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, स्कूल बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको बहुत हेल्प मिलती है। वहाँ के फैकल्टी, टीचर्स सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक हज भवन। आपका जिस डिपार्टमेंट में हुआ मैम, वहाँ से तो आप करेंगे ही काम, लेकिन एडुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी देखा जाए तो एडुकेशन जो बिहार की एडुकेशन अभी चल रही है, जी, जो कि इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं है हमें जहाँ तक लगता है। बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं जी। लेकिन लिमिटेड मात्रा में हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। जी, जी। तो उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, उन टीचर्स को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बिहार में स्कूल की जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी कमी है। और क्योंकि ड्रॉप आउट्स का रेट बहुत ज़्यादा है, हम जब देखते हैं विलेजेस वगैरह में जब डिस्टेंस की बात आती है, हालांकि सर्व शिक्षा अभियान सब जगह चल रहा है और हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है एजुकेशन के मामले में, लेकिन जो भी ड्रॉप आउट्स के रेट जो हैं स्पेशली लड़कियों में, गर्ल चाइल्ड में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करना ही इफ़ेक्टिव होगा। जब हम गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करेंगे तो एक बेहतर समाज की ओर हम मूव कर सकते हैं, मेरा मानना यही है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे रहेगा मैम जी। कि आप एक लड़की होकर के इस तरह का कंपटीशन निकाल रही सॉरी, जिसके ऊपर काफ़ी पहले से ही बोझ रहता है। जैसे लड़कियों की बात की जाए तो एक उम्र को होती हैं तो शादी ब्याह वगैरह, और जी। मुस्लिम कम्युनिटियों में ज़्यादातर है। जी, तो ज़्यादातर मैं हर कम्युनिटी की बात करूँगा, लड़कियों में होता ही है कि एक एज को मतलब 20-22 साल के हुए तो आपको शादी का प्रेशर ये हो। फिर भी बहुत सारा ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि रफीगंज साइड में एक का 96 रैंक आया है जो 2 बच्चों की माँ है, जी, 11 बिल्कुल। साल का बच्चा है। जी। तो उन लड़कियों के लिए, उन लेडीज़ के लिए, क्योंकि इसका एज भी रहता है 40 साल तक जी, जहाँ तक है। जी। तो क्या मतलब आप अपनी तरफ से सजेशन उन लोगों को देना चाहेंगे फाइनल? नहीं, ऐसे लोग तो बिल्कुल इंस्पिरेशन है हमारे लिए और बाकी लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन है। जैसे मेरी फैमिली थी तो हमारी फैमिली में मुझे बीइंग अ गर्ल मुझे ये कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे हर तरह का सपोर्ट किया गया। इवन कि आज आप देख ही रहे हैं कि बीटेक के बाद भी मुझे एक मौका दिया गया कि आप बीपीएससी करिए, ट्राई करिए। 2 बार मैंने दिया, नहीं हुआ। तो फैमिली बैकग्राउंड को, मतलब फैमिली को ये बताना कि आप अपने गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है सोसाइटी में, ये बहुत ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और उसके बाद लड़कियों को भी हमें मतलब ऐसा कुछ उन्हें इंस्पायर करना चाहिए कि वो इस चीज़ को समझें कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। और अगर वो एजुकेटेड होती हैं तो वो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, जैसा कि विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आई थिंक कि इट विल बी गुड। और मैं भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल काम करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ हैं वो हमसे इंस्पायर हों, हमारे जैसे और जो फ्रेंड्स हुए हैं जिनके हुए हैं। आज जैसा कि आपने बताया, आज उनके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने फैमिली भी संभाली, अपना फैमिली बैकग्राउंड संभालते हुए। जैसा कि हम लोग बात करते हैं मैम विमेन एम्पावरमेंट की, जी, जी, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट होगा कैसे? जी। कुछ 4-5 पॉइंट बताना चाहेंगे आप? जी। सबसे पहले जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्रिएटिंग अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो इसके लिए अगर जैसे आज हम एक ऑफिसर बन रहे हैं और एज अ कॉमन सिटीज़न भी एक कैंपेन अरेंज किया जा सकता है, कैंपेन अरेंज कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच और अपनी जो बात है उनको रख सकते हैं कि हाँ, अगर हम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए। और जैसा कि हम जानते भी हैं, स्लोगन्स भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन वी एजुकेट अ बॉय वी एजुकेट अ मैन, बट व्हेन वी एजुकेट अ गर्ल वी एजुकेट द होल सोसाइटी। तो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बिहार में जैसा कि हम जानते हैं अधिकतर लोग ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या काफ़ी कम है। तो एक ग्रूमिंग की ज़रूरत है। जो बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स के बच्चे पहले से वेल ग्रूम्ड होते हैं, तो उनको पहले से बहुत अच्छा आइडिया होता है, बट हमारे स्टेट्स में इसकी थोड़ी सी लैकनेस है जो हमें कम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि अगर आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दें, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर अपने आप वो ग्रूमिंग वाली चीज़ आती है, या उनको कुछ एक्स्ट्रा सीखने की जब ललक हो जाती है तो वो अपने आप में ग्रूमिंग कर लेते हैं। एंड थर्ड मैं यही कहना चाहूँगी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, जैसे हम जानते हैं कि हमारे बिहार में मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो
तो उनके अंदर एक अवेयरनेस की कमी तो है ही। और जैसा मैंने बताया कि ग्रूमिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्कूल्स हैं तो उसमें टीचर्स आते हैं, रूटीन वाइज आते हैं या नहीं आते हैं, इन सब का इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स रेट जो ड्रॉप आउट का रेट है अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो स्कूल ड्रॉप आउट जो कम होता है लड़कियों का, उसका मेन रीज़न होता है चाइल्ड मैरिज। और कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम ये भी होता है कि घर से अगर दूर है विद्यालय तो उनके माँ बाप सहज नहीं महसूस करते हैं उनको भेजने में। तो जैसे कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाएं जैसे बालिका पोशाक योजना, बालिका बाईसाइकिल योजना, इन सब योजनाओं का जो एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इनका होना चाहिए ताकि एजुकेशन को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक कि ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो होते हैं तो वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे बर्निंग टॉपिक मैम आज के डेट में जो चल रहा है, कोरोना जैसे काल में बच्चों ने स्कूल से नाम हटवा लिया। जहाँ तक हम लोगों का जो काम चल रहा है स्कूलों में और कोचिंग में चल रहा है, लेकिन जहाँ तक हम लोग स्कूल में विजिट करते हैं तो 50% अच्छे स्कूलों का मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे नहीं जा रहे, घर पे बैठे हुए हैं इवन जी। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा और ऐसा क्यों कर लिए हैं वो लोग, क्योंकि बच्चों को ही स्कूल से नाम कटवा दिए? देखिए, अब कोविड से तो लगभग हर वर्ग और हर क्लास अफेक्टेड है। कुछ पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेरेंट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को तो ऑनलाइन हमारे पास माध्यम है जिससे पढ़ाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी हमें स्मार्टफ़ोन चाहिए होता है। तो कुछ पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके पास ये भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन दे सकें। तो ये कई रीज़न्स ऐसे हैं जिनकी वजह से स्कूल में ड्रॉप आउट अभी कोविड को लेकर के बढ़ा है। बट आई थिंक जैसे कि कुछ इनिशिएटिव्स जो हमारे गवर्नमेंट ने ली है, जैसे कि कई सारे स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप फ़ीस कम करिए, या लॉकडाउन के तहत जो भी जितना टाइम के लिए लॉकडाउन था आप फ़ीस ना लीजिए। तो इससे हमें ये उम्मीद है कि बच्चे वापस से स्कूल में लौट सकते हैं। और बाकी अगर उन्हें किसी भी तरह की पढ़ाई में लॉस हुआ है तो वो ऑनलाइन माध्यम से पूरा हो सकता है। कई सारे ऐप्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया था। ई विद्या ऐप था, दूरदर्शन ऐप पे 11-12 के लिए पढ़ाई हो रही थी। तो इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सिवाय एक एंड्रॉयड फ़ोन के, स्मार्टफोन के। Thank you so much, ma'am. You have given me a precious time here, and I hope so your career will be bright. And congratulations for selection. Thank you so much. And thanks for watching this video. And we will meet in next video with next personality of Bihar. So till then, take care. Bye bye. See you soon, guys.